नमस्कार दोस्तों। टॉक्सिक हस्बैंड ये हमारी लेटेस्ट शॉर्ट फिल्म का नाम है। जैसा नाम है वैसी ही ये शॉर्ट फिल्म है। बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अनोखी, जैसा कुछ हमने पहले कभी ट्राई ही नहीं किए थे वो हमने बनाए और आप लोगों का बहुत प्यार मिला। लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखे हैं उसे ज़रूर देखिए। उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में भी पिन करके रख रहा हूँ। इस वीडियो के बाद उसको एंजॉय करना, बहुत अच्छी सीख मिलेगी, बहुत अच्छा मनोरंजन। बाकी आज की इस खतरनाक कहानी की शुरुआत करते हैं। आज दुनिया इतनी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, इतनी ज़्यादा आधुनिक हो चुकी है, लेकिन फिर भी अगर आप अपने घर से बाहर निकलकर किसी से भी पूछेंगे ना कि भाई साहब क्या भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास करते हैं, तो सामने वाला बेशक हाँ ही बोलेगा। हाँ नहीं बोलेगा तो थोड़ा सा डर ही जाएगा, और डरेगा भी नहीं, हाँ भी नहीं बोलेगा तो ऐसा नहीं करेगा कि नहीं नहीं मैं ऐसी चीज़ों के ऊपर विश्वास नहीं करता, चाहे मुझसे पत्थर पे लिखवा लो। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो ऐसी चीज़ों की एग्जिस्टेंस को सिरे से नकारते होंगे। बहुत रेयर लोग, वो भी अंदर से नहीं नकार पाते होंगे, दुनिया को दिखाने के लिए कि हम डरते नहीं हैं और हम ऐसी चीज़ों को मानते नहीं हैं। लोग बोलते हैं कि ऐसी चीज़ें होती नहीं है दुनिया में। कहा जाता है कि भूत प्रेत, शैतान, चुड़ैल, पिशाच, इन सब का एग्जिस्टेंस अभी आजकल से कुछ सालों से नहीं है, बल्कि तब से है जब से ये दुनिया बनी थी, या फिर ये कह लो तब से है जब से इंसान इस दुनिया में आया था। तब से भूत प्रेत इस दुनिया में होते हैं। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ जो थोड़ी पुरानी है, आज के ज़माने की नहीं है। लेकिन फिर भी आप इस कहानी को, मैं प्रॉमिस के साथ बोल रहा हूँ, दिल लगा के आप सुनेंगे ना तो आपके मन में एक ऐसा विचित्र सा डर बैठ जाएगा, और जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि इस दुनिया में क्या क्या हो जाता है यार लोगों के साथ, बताओ। मतलब सही में सोचने लगेंगे आप। तो ये कहानी है बिहार के सिवान जिले के पास के एक छोटे से गांव की। बहुत छोटा गांव, जिसको अभी आप गूगल मैप में भी ढूंढने को जाएंगे तो शायद आपको मिलेगा नहीं। एकदम छोटी सी बस्ती कह लो। बिहार, उत्तर प्रदेश और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जिनके अंदर ऐसी छोटी छोटी बस्तियां हैं जिनका कुछ नाम भी नहीं है। सही में, मतलब उनकी एग्जिस्टेंस के बारे में उसके आसपास के लोगों के अलावा किसी को पता ही नहीं है। बहुत छोटी छोटी बस्तियां भी हैं बहुत सारे स्टेट्स में, सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में नहीं, बाकी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ऐसा होता है। तो सिवान के अंदर के इस छोटे से गांव में एक छोटा सा सुखी परिवार रहता था। इस परिवार में एक औरत, एक आदमी, उनका 24 साल का बेटा था। एक दिन की बात है, वो औरत अपने 24 साल के बेटे दिनेश से कहती है कि दिनेश तेरी शादी करने की उम्र हो गई है, भाई तेरी शादी करवा देते हैं। दिनेश बोलता है ठीक है माँ जी, ढूंढ दो लड़की। लड़की की ढूंढाई होती है और पास में एक छोटा सा और एक और गांव था, वहाँ की एक लड़की से सब सेट हो जाता है और शादी हो जाती है। लड़की उस गांव से शादी होकर इस गांव में आ जाती है भाई, इस लड़के के घर पर, दिनेश के घर पर। इस लड़की का नाम हम कुछ रख देते हैं, इस लड़की का नाम हम रख देते हैं जया। तो जया यहाँ पे शादी करके आ गई है, अब घर के काम में, अपनी पारिवारिक ज़िंदगी में पूरी तरीके से मशगूल हो गई है। एक दिन की बात है, उस ज़माने में, थोड़े पहले की कहानी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, उस ज़माने में ना लोगों के घर पर घड़ियाँ हुआ करती थी, और ना ही बहुत छोटे गांव में आप चले जाएंगे तो बाथरूम हुआ करते थे। बाथरूम भी नहीं होता, तो लोग सुबह सुबह अगर किसी को फ्रेश होना है तो लेंगे पानी और जाएंगे खेत में और लौटेंगे। तो ऐसी जया एक सुबह अंदाज़ा लगाई कि यार बहुत ठंड का टाइम था, बहुत ठंड का टाइम था। उठी, अंदाज़ा लगाई कि 5, 5:30 तो बज ही गए होंगे। कोहरा बहुत ज़्यादा होता है ठंड में, छोटे गांव में। 5, 5:30 तो बज ही गए होंगे, और पेट में बहुत देर से गुड़गुड़ हो रही है। उस गुड़गुड़ के कारण वो सो भी नहीं पाई थी ठीक से। उसने अपनी लोटा उठाई और चल पड़ी खेत की तरफ। अंधेरा था, कोहरा बहुत ज़्यादा था, और पिछले काफ़ी दिनों से काफ़ी ज़्यादा अंधेरा चल रहा था। सुबह के 7-7 बजे ठीक से रोशनी आ पा रही थी। ऐसी ज़्यादा डार्कनेस, ऐसी ज़्यादा ठंडी पड़ी हुई थी कुछ सालों से, कुछ दिनों से। तो अपना लोटा लेके निकल पड़ती है, जाती है खेत में, अपना कार्यक्रम कर लेती है, और उठ के जब लौट के आ ही रही होती है तो उसे रास्ते में कुछ औरतें दिखाई देती है। ये औरतें थोड़ी अजीब सी दिख रही थी। एक दो औरतें एकदम लंबी थी, एक दो औरतें एकदम ऐसी कुबड़ निकाले हुई थी। इनका चेहरा भी ध्यान से दिखाई नहीं दे रहा था, बड़ा बड़ा फेस था, इतना समझ में आ रहा था।
तो इसने सोची कि ये औरतें कौन हैं, मैं कुछ दिनों से शादी करके इस गांव में आई हुई हूँ और छोटा सा तो गांव है, सबकी शक्ल जानती हूँ, इन औरतों की शक्ल कभी देखी नहीं। छोड़ो, हो सकता है बाजू वाली गांव वाली औरतें होंगी, अपने खेत में नहीं गई होंगी, इस खेत में आ गई होगी कार्यक्रम करने के लिए, जैसे मैं आई हुई हूँ। मैं निकल जाती हूँ घर की तरफ। तो वहाँ से निकल के अपने घर की तरफ आ गई। अब घर में आई और जैसे ही अपने घर का दरवाज़ा खोलने लगी अंदर जाने के लिए, तो दरवाज़ा खोलते खोलते उसको किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। जया पलट कर देखती है तो पाती है कि उसकी एक फ्रेंड उसके पीछे खड़ी है। जया बोलती है, अरे सखी, तुम यहाँ पर? तुम कैसे आ गई? तुम तो अपने दूसरे गांव में रहती हो। तो ये सखी बोलती है कि बस आ गई, तेरी मुझे याद आ रही थी तो भाग भाग के आ गई। तो ये बोलती है कि ठीक है, अभी तुम आई गई हो तो चाय वाय बनने का समय हो गया है, मैं चाय वाय बनाती हूँ, तुम बैठो बाहर आंगन खटिया में, अभी सब लोग सो रहे होंगे। तो बोलती है कि नहीं नहीं, चाय वाय तो बाद में बनाना, चाय वाय छोड़। ये सखी जया को कहती है, चाय वाय छोड़, तू अभी उठ गई है तो गेहूँ पीसेगी ना, तो मैं तेरे साथ पिसवा देती हूँ। पहले के टाइम पे ऐसा आटा चक्की वगैरह भी गांव में होता नहीं था, तो लोगों जो हाथ से पीसने वाला, गेहूँ पीसने वाला जो चरखा जैसा होता था, आपको पता होगा, जो लोग गांव से हो समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो चक्की बोले, निकाल, अपन गेहूँ पीसते, मैं तेरी मदद करवा देती हूँ। इसने बोली ठीक है, चल थोड़ी देर गेहूँ पीसते, फिर उजाला हो जाएगा और ये उठ जाएंगे तो फिर चाय बना दूंगी तुम दोनों के लिए। बोले ठीक है। उसने अपनी चक्की निकाली और पिसवाई रही थी। हाँ, तो यहाँ पर जया बैठी हुई है, वो गेहूँ डालती जा रही है, सखी जया पीसती जा रही है। इतने में जया की नज़र पड़ती है सखी के पैरों की तरफ। सखी के पैर उल्टे। जया बोलती है, सखी तेरे पैर को क्या हुआ, ऐसे उल्टे क्यों दिख रहे हैं? तो सखी ऐसे पैरों की तरफ देखती है और बोलती है, जया तू अभी तक नहीं समझ पाई क्या? जया बोलती, क्या नहीं समझ पाई? सखी बोलती है कि रात के 12:30 बज रहे हैं, तू अपने घर से बाहर निकली अपना कार्यक्रम करने के लिए, इतनी रात गए तुझे कुछ अजीब औरतें रास्ते में दिखाई दी, फिर तू अपने घर पर आ गई, तुझे अपने पीछे से कुछ आवाज़ सुनाई दी, तू पलट कर देखी और मैं थी, और तू मुझे अपनी सखी समझ रही थी, तुझे सही में ऐसा लगता है मैं तेरी सखी हूँ? तो जया बोलती है, अरे यार सखी मजाक मत कर। हाँ, काहे के 12:30 बजे हुए हैं? मैं तो कब से बिस्तर में चली गई थी, फिर मेरी नींद खुली थी, पेट गुड़गुड़ हो रहा था, फिर मैं कब से रोक के बैठी हुई थी, फिर मैंने अंदाज़ा लगाई कि हाँ ऐसा है, चल रहा है मौसम, तो 5 साढ़े 5 बज गए होंगे, तो अभी तक तो 6 तो बजने ही वाले होंगे। तो ये सखी कहती है कि 6 बजने वाले होंगे तो ज़रा सोच ना, थोड़ा सा भी उजाला क्यों नहीं निकला? ये देखती ऊपर और सोचने लगती, हाँ यार 6 बजे ऐसा अंधेरा तो नहीं रहता, हल्का हल्का आसमान तो नीले रंग का पड़ने लगता है, काला आसमान नहीं दिखता है। वैसे सोच ही रही थी कि सखी उसकी क्या बोलती है, अच्छा चल तुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो एक काम कर, उठ के आ मेरी पीठ की तरफ और मेरी पीठ देख भला कैसी दिख रही है। तो जया सोचते सोचते उठी, बोली ये चल क्या रहा है, मेरी सखी बोल क्या रही है? ऐसा सोचते सोचते जया उठी है, घूम के पीछे आई, अपनी सखी का जो साड़ी थी उसका पल्लू पीछे से हटाकर उसकी पीठ देखती है तो क्या पाती है, उसकी पीठ एकदम अजीबोगरीब दिख रही है, जली जली खुरदुरी सी। इसने सोची, सखी तेरी पीठ में क्या हो गया है, तू बड़ी अजीब अजीब बातें भी कर रही है, तेरी पीठ में कुछ प्रॉब्लम भी है क्या? रुक देखती हूँ भला। ऐसा बोल के जया ने जैसे उसकी पीठ को हाथ लगाई, जया का हाथ अंदर ही घुसता चला गया, घुसता चला गया। जया का हाथ सखी के पीठ के आर पार हो गया, पीठ से घुसा, सामने से निकल गया। अब जैसी सखी पीछे पलट कर देखी जया की तरफ, जया को इतनी जोर का दिल में ऐसा झटका लगा, बोले शिट, और उसकी सांसें वहीं पर रुक गई और ऑन द स्पॉट जया की मौत हो गई। लेकिन कहानी यहाँ पर रुकती नहीं है, कहानी जया की मृत्यु के साथ शुरू होती है। अब जया की मृत्यु हो गई, सब लोग आए, उठे होंगे कि अरे अरे जया पड़ी हुई है अपने घर के आंगन में, इतनी रात गए चक्की पीस रही थी, क्या हो गया क्या नहीं करके। ऐसा देखे जो भी वैद्य वगैरह रहे होंगे उनको बुलाया, वैद्य ने बोल दी कि तो चल बस ये बहुत देर हो गया इसको, चले बस ये अंतिम संस्कार कर दो। तो दिनेश के घर वाले बोलते नहीं, ये हमारे घर की बहू बन चुकी थी, पंडित जी इसका अंतिम संस्कार नहीं होगा। हमारे परिवार में काफ़ी समय से ये धारणा चली आ रही है
कि नई नवेली बहू की अगर मृत्यु हो जाए शादी के कुछ दिनों के अंदर, सवा महीने के अंदर ऐसा कुछ है, तो दुल्हन को हम लोग अग्नि नहीं देते हैं बल्कि दुल्हन को दफनाते हैं। तो हम जया को दफनाएंगे। पंडित जी बोलते हैं कि ठीक है, अब आपके परिवार की ये प्रथा चलती आ रही है, पता नहीं कैसी प्रथा है, हम पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन ठीक है आपके घर पे मानते हैं तो दफनाइए आपकी बहू को। और हो सकता है मानते होंगे, जैसे बच्चों को भी जो बहुत नवजात शिशु होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको दफनाया जाता है ना, तो वैसे पंडित जी ने सोचा कि ठीक है चलो दफनाई दो। जया को दफना दिया जाता है। लेकिन जया को दफनाने के 13 दिन बाद से अब एक नया कांड शुरू होता है। जो जया की सासू माँ थी, जया का पति था, उनको दोनों को जया सपने में दिखाई देना शुरू हो जाती है और वो सारे विजुअल्स जया दिखाती है जो मैंने अभी आपको बताया। जया सपने में आके अपने पति और अपने सास को सब बता रही है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था और मैं मरी कैसे, मैं कैसे रात के 12 साढ़े 12 बजे को सुबह के 5 बजे का समय समझ ली थी, खेत में चली गई थी, वहाँ पर कुछ चुड़ैलें थी जिसको मैंने नॉर्मल औरतें समझी और वो उनमें से एक चुड़ैल मेरा पीछा कर ली, मुझे पीछे से आहट दी, मैं पलट कर देखी तो मुझे वो मेरी सखी लगी। फिर उसके बाद वो मेरी सखी थी नहीं, वो चुड़ैल थी, उसको देख के कैसा मेरे को अटैक आ गया डर के मारे और मैं चल पड़ी। तो ऐसे ऐसे सपने बार बार सास को दिखाई दे रहे हैं और दिनेश को दिखाई दे रहे हैं, जया के पति को दिखाई दे रहे हैं। दोनों सुबह उठते और ऐसी बात करते। सास मतलब माँ अपने बेटे से बोलती, बेटा दिनेश तेरे सपने में बहू आई थी क्या? तो दिनेश बोलता है हाँ मेरे सपने में आई थी, ऐसा ऐसा दिखाई थी। तो ये दोनों बात करते थे। तो एक दिन इनका जो दिनेश के जो पिताजी थे वो कहते हैं कि तुम दोनों माँ बेटे पगला मत जाना, एक काम करो, एक दिन एक किसी पुजारी बाबा के पास चले जाओ, वो तुमको कुछ बता देंगे तो कुछ थोड़ा तुम्हारे दिमाग को शांति मिलेगी। पता नहीं क्या भूत चुड़ैल लग गया तुम्हारे बहू का फालतू का, एक तो मैं वैसे ही तैयार नहीं था उस लड़की से शादी करवाने के लिए। ऐसा ऐसा डांटते हुए थोड़ा सा गुस्से में दिनेश के पिताजी ने दिनेश से और दिनेश की मम्मी जी से बोले। ये दोनों जाते हैं एक बाबा जी के पास और पूरी बात बताते हैं। तो बाबा जी बहुत पुराने आदमी, 102 साल की उम्र। बाबा जी बैठे हुए अपनी खटिया में, थोड़ा सोचते हैं, आंख बंद करते हैं, पता नहीं क्या क्या मंत्र बोलते हैं, किसी से बात करते हैं आंख बंद करके, कुछ कुछ बोल रहे थे धीरे धीरे लिपसिंग करते हुए। ये दोनों समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बाबा जी क्या बोल रहे हैं, लेकिन कुछ समझ में नहीं आता। बाबा जी 5-7 मिनट बाद आंख खोलते हैं और बोलते हैं कि देख बेटा दिनेश, तू अपनी पत्नी को रोज़ देखता है ना, तेरे सपने में आती है, तुझसे बात करती है, तुझको वो सब कुछ दिखाती है जो तूने देखा नहीं। दिनेश बोलता है हाँ बाबा जी आती तो है। बाबा जी कहते हैं कि अगली अमावस्या की रात वो औरत, तेरी पत्नी, तुझे सपने में नहीं दिखाई देगी, तुझे सचमुच में दिखाई देगी, तेरे पास आएगी, तेरे बिस्तर में सोएगी। तुझे एक कार्य करना होगा, एक काम करना, तूने एक कैंची अपने पास रख के सोना, उसके बाल काट लेना थोड़े से और अपने पास रख लेना। अगर तूने ये कर लिया तो सोच लेना तेरी जो पत्नी इतने समय से मर चुकी है ना, वो वापस ज़िंदा हो जाएगी। वो तेरे से उस अमावस्या की रात मिलने तो आएगी, वापस लौट नहीं पाएगी। ये बोलता है पंडित जी क्या बात कर रहे हो? पुजारी जी थे, मतलब बाबा थे वो, एक ऐसे प्रॉपर मंदिर के पंडित जी नहीं थे, ऐसी बाबा थे वो। तो बोलता है पंडित जी क्या बात कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? बाबा जी बोलते हैं कि हो सकता है, तेरी मरी हुई पत्नी तुझसे मिलने आएगी, तू उसे इंसान बनाकर अपने घर पर रख सकता है, शर्त यह है कि उसके बाल के बीच में एक छोटी सी चोटी होगी, उसको काट कर अपने पास रख लेना। दिनेश बोलता है कि ठीक है, करके देख लेते हैं। कुछ दिनों बाद अमावस्या की शाम आती है। दिनेश की मम्मी जी बोलती ले बेटा कैंची अपनी तकिया के नीचे रख और सो जा, आज रात में जैसे बाबा जी ने बताए थे वो तेरे सपने में नहीं आएगी, सचमुच में तुझसे मिलने के लिए आएगी। तो दिनेश वो कैंची को अपने तकिया के नीचे रख लेता है। अब भैया रात आती है और दिनेश को नींद लग जाती है। अब आधी रात हुई होगी, दिनेश को अचानक से फील होता है कि उसके बिस्तर में कोई तो भी ऐसा चढ़ चढ़ के, ऐसा दबाव सा महसूस होता है ना, आप बिस्तर में अकेले सो रहे हो, अचानक से कोई बिस्तर में आया आपके बाजू में लेटने के लिए, तो आपको समझ में आएगा ना। तो दिनेश को ऐसा समझ में आया कि कोई तो भी चढ़कर आया है। दिनेश ने अपनी हल्की सी आँख खोला, क्या पाता है कि उसकी पत्नी है, जया ही है। तो ये आँख खोल के प्रॉपर आँख खोला, जया को बोलता है
तुम यहाँ पर कैसे आई, क्यों आई हो? तो ये बोलती है कि मैं तो आपसे मिलने के लिए रोज़ ही आती हूँ ना, आप समझ नहीं पाते हो, सपना समझते हो। सचमुच में आज मिलने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरी जो मृत्यु हुई है वो अकाल मृत्यु थी ना, घबराहट में एक चुड़ैल की वजह से हुई थी ना, तो आज भी ऐसे मिलने के लिए आई हुई हूँ। चलो, आज कम से कम आप सपना नहीं समझ रहे हो। तो दिनेश अंदर से घबराया तो हुआ था, लेकिन बोलता है कि ठीक है, रोज़ आ जाया करना, हाँ रोज़ आना। एक काम करो, अभी तुम सो जाओ, मेरे साथ सो जाओ, मुझे भी अच्छा लग रहा है तुम मेरे से मिलने के लिए आई हुई हो तो। फिर सुबह होगी तो चले जाना, रोज़ रात में आना। वो मुस्कुराती है और उसके बाजू में लेट जाती है और आंखें बंद कर लेती है। ये तकिया के नीचे हाथ डालता है, धीरे से निकालता है कैंची, और कच्चे से, उसको पता भी नहीं चलता, उसकी वो चोटी ऐसी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, थ्रेड जैसे, ब्रेड्स ही बोलते हैं, बालों में वो जो ऐसे ऐसे वाला नहीं हो जाता क्या, वो जो ब्रेड टाइप का था, वो काट लेता है और उसको ना काट के अपने पैजामे के उसमें जेब में ऐसा डाल लेता है और वो भी सो जाता है। जय को कुछ पता नहीं चला। अगले दिन जब सुबह होती है, सुबह के 8 बजे इसकी नींद खुली थी दिनेश की, देखता है कि जया उसके बाजू में अभी भी सो रही है, और पंडित जी की वही बात उसको रिकैप में याद आती है। क्या बोले थे बाबा ने कि अगर तूने उसकी वो चोटी का हिस्सा काट लिया तो वो इंसान बन के तेरे साथ रहने लगेगी, वापस से जिंदा हो जाएगी। तो बस भाई, इसका दिमाग फिर जाता है। ये दबे पाँव से उठ के अपनी माँ जी के पास जाता है और माँ जी को बताता है, माँ जी जया वापस आ चुकी है। माँ जी बोलती है, भगवान ये क्या हो गया, मतलब बाबा ने जो बोले थे वो सच हुआ है क्या, बहू जिंदा हो गई है क्या वापस से? चल चल, तेरे बाबूजी को पूरी बात बताते हैं और उनको भी कह देंगे और अपन भी समझ लेंगे कि उसको कुछ हुआ ही नहीं था, उसके सामने कुछ रिएक्ट ही नहीं करेंगे। सुबह के 10 बजे के आसपास जया की नींद खुलती है और उसके सामने पूरे परिवार वाले ऐसा रिएक्ट करते हैं जैसे कि जया को कभी कुछ हुआ ही नहीं था और जया भी चीज़ें भुला चुकी थी। जया आज सुबह 10 बजे कुछ ऐसी जागी थी जैसे कि वो सोई थी उस दिन जिस दिन वो फ्रेश होके खेत से आई थी और अपनी सखी से मिली थी और सो गई थी। फिर उठी तो ऐसे, उठते से ही बोल रही, सखी तुम्हारी पीठ को क्या हुआ सखी? सखी कहाँ चली गई? दिनेश भागते हुआ आया जया के पास। हाँ जया ठीक है, सखी गई तुम्हारी, छोड़ो ना, उसकी बात नहीं करते हैं। और सुनो, गांव में ना कुछ लोग, आज तुम बहुत लेट उठी हो तो तुमको पता नहीं है, गांव में कुछ लोग थोड़े पगला से गए हैं, कुछ ही कुछ बात कर रहे हैं, लोग बोल रहे हैं कि जया मर गई है, मर गई है, मर गई है। तुम इतनी लेट कभी उठती नहीं हो ना, देखो 10 बज गए होंगे अभी तक तो। सब लोग सोच रहे हैं कि जो औरत 5 बजे उठ जाती थी 10 बजे तक सो रही है तो मर गई होगी। गांव में अगर तुमको कोई भी बोले ना जाए कि तुम तो मर गई थी, जिंदा हो गई क्या, तो उनसे ज़्यादा बात मत करना, डायरेक्ट चलकर अपने घर तरफ आ जाना। जया बोलती कि हाँ, मैं क्यों बात करूँगी, अगर ऐसी फालतू बात करेंगे गाँव वाले तो मैं थोड़ी मरी हूँ, मैं तो अपनी सखी से मिलकर सोई थी, अभी उठी हूँ, याद नहीं आ रहा है कि सखी कहाँ गई। दिनेश बोलता, अरे छोड़ो ना जया सखी की बात को, फालतू दिमाग में लेके बैठी हुई हो, चली गई वो, चाय पी के चली गई, मैं चाय बना के दिया था उसको। जया बोलती ठीक है, आप लोगों के लिए खाना बनाने जाती हूँ। जया खाना वाना सब बनाती है और बाहर भी निकलती है तो कुछ लोग बोलते भी, अरे भूत है भूत है, ऐसा देख के जया को चिल्ला के भागते भी है कुछ लोग। तो जया सोचती है कि बहुत नौटंकी हो रही है गांव वालों की, एक दिन क्या 5 घंटे ज़्यादा सो गई, तबीयत ख़राब होने के कारण तो मुझे भूत समझने लगे कि मैं मर गई हूँ, इन गांव वालों से तो मैं कभी बात ही नहीं करूँगी। जया सोचने लगी कि ये पूरा का पूरा गाँव पगला गया है। ऐसे करते करते आने वाले 1.5-2 महीने बीत गए और जया इस परिवार के साथ वापस से ऐसे रहने लगी जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था, सब कुछ हमेशा की तरह नॉर्मल ही था। लेकिन एक दिन की बात है, कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। जया अपनी माँ जी के साथ पूरा काम वाम करवा रही थी, मतलब सासू माँ के साथ घर का पूरा काम वाम करा रही थी। कुछ ही दिनों में कोई त्योहार आने वाला था कि इतने में ये जो बोलती माँ जी जो थी वो बोलती है कि अरे बेटा बहू, जाना तो भला वो जो अपना ड्रम है नीला वाला, उसमें से थोड़ा गेहूँ निकाल कर लेकर आ जाना ना, मैं थोड़ा गेहूँ को साफ़ कर देती हूँ, फिर तू चक्की से पीस लेना। जया बोलती हाँ माँ जी मैं जाती हूँ। और जया पलट कर
वो ड्रम की तरफ जा ही रही होती है कि अचानक से पीछे से सासू माँ चिल्लाती है, जया नहीं, वो नीला ड्रम नहीं, रुक जा। लेकिन सासू माँ देर कर दी। जया नीले ड्रम के ढक्कन को जैसे ही खोली, जया को ड्रम के अंदर दिखाई देती है वही उसकी चोटी, जो उस रात को दिनेश ने उसके बालों के बीच से काटा था। और जैसे ही जया ने उस चोटी को देखी, शायद जया की सारी यादें जुब 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 करके वापस आ गई। और जया ने जैसी उस चोटी को हाथ लगाई, ठप से गायब, जैसे कि कभी वापस आई ही नहीं थी। ये सचमुच में हुआ था, लिटरली सचमुच में। विश्वास नहीं करोगे। फिर उसके बाद उनके परिवार के साथ क्या हुआ, कैसे ज़िंदगी काटे, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन ये लिटरली उस गांव की सच्ची घटना है। मैंने जब ये कहानी सुना ना, मेरे को किसने बताया पता है आपको? जिया की मम्मी ने, मतलब मेरी सासू माँ ने ये कहानी बताई। मैं जब सुना, मैंने लगी क्या है, इसके ऊपर फिल्म बनना चाहिए। ये एक एक्सीलेंट घटना है, एक्सीलेंट। मैं सोचा सुनाना तो बनता है, जीवन में कभी मौका मिलेगा तो करेंगे इसके ऊपर काम, आज सुना देते हैं। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अब तक देख लिए, पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।